नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी हमें नीरज जी ने भेजी है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 2015 लखनऊ का एक पुराना ऐतिहासिक कॉलेज, जिसे उसके पुराने हॉस्टल के कारण जाना जाता था। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए देश भर से छात्र छात्राएं आते थे। इन्हीं में से एक था आयुष, जो अपने माता पिता से विदा लेकर नए सपनों के साथ कॉलेज में दाखिला लेने आया था। आयुष को कॉलेज का वातावरण बहुत अच्छा लगा। नई जगह, नए दोस्त, सब कुछ एकदम नया था। उसे कॉलेज के हॉस्टल में कमरा नंबर 304 मिला। हॉस्टल में उसके साथ 3 और दोस्त राज, अनिल और सौरभ रहते थे। सभी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिन बाद आयुष ने हॉस्टल में अजीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। रात में उसे अक्सर खिड़की के पास किसी की हलचल सुनाई देती थी। कभी कभी दरवाजे पर खरोंचने की आवाजें भी आती थीं। उसने सोचा कि ये सब उसकी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन दिन ब दिन ये आवाजें बढ़ती गईं। आयुष ने अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया, लेकिन वे सब हंसने लगे और इसे उसकी कल्पना का हिस्सा मान लिया। राज ने कहा, अरे यार, तुम ज्यादा हॉरर फिल्में मत देखा करो। एक रात जब आयुष पढ़ाई कर रहा था, उसने देखा कि खिड़की के बाहर किसी का साया गुजर रहा है। उसने खिड़की खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, आयुष को अचानक लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसने सपना देखा होगा, लेकिन उसकी नींद पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले दिन आयुष ने लाइब्रेरी में जाकर कॉलेज और हॉस्टल के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि ये हॉस्टल 1920 में बना था और यहाँ कई रहस्यमय घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा डरावनी घटना 1985 में हुई थी, जब एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। उसका कमरा भी 304 ही था। आयुष ने इस बात को अपने दोस्तों से शेयर किया। अनिल ने इसे मजाक समझते हुए कहा, अरे भाई, आत्महत्या वाली कहानियां हर हॉस्टल में होती हैं। इसमें डरने वाली क्या बात है। रात होते ही हॉस्टल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अचानक कमरे में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और रुक गईं। आयुष ने घड़ी देखी, रात के 3:04 दिखा रही थी। उसे अचानक कमरे में ठंडक महसूस होने लगी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और बंद होने लगा। आयुष की सांसें तेज हो गईं और उसने अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठे। उसे लगने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। आयुष ने हिम्मत जुटाकर कमरे के बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वह गिर पड़ा। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि कॉरिडोर में कोई खड़ा है। उसने पास जाकर देखा तो वह वही छात्रा थी जिसने आत्महत्या की थी। उसके चेहरे पर डरावना भाव था। आयुष डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी वह छात्रा गायब हो गई। सुबह होते ही आयुष ने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई। सभी डर गए और उन्होंने प्रिंसिपल से मिलने का फैसला किया। प्रिंसिपल ने बताया कि हॉस्टल में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और उन्होंने आयुष को कमरा बदलने का सुझाव दिया। आयुष और उसके दोस्तों ने कमरा बदल लिया, लेकिन उनके दिलों में उस हॉस्टल का डर हमेशा के लिए बस गया। कमरा बदलने के बाद आयुष और उसके दोस्तों की जिंदगी सामान्य हो गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन कभी कभी रात में उन्हें उस छात्रा की परछाई दिख जाती थी, जो उनके दिलों में हमेशा के लिए डर के रूप में बस गई थी।
कमरा बदलने के बाद आयुष और उसके दोस्तों को कुछ दिनों तक कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन एक रात सौरभ ने देखा कि उसकी अलमारी अपने आप खुल रही है। उसने सोचा कि शायद हवा का असर होगा, लेकिन जब उसने देखा कि अलमारी के अंदर से एक पुरानी डायरी निकल रही है तो वह चौंक गया। सौरभ ने वह डायरी उठाई और अपने दोस्तों को दिखाई। डायरी में एक छात्रा के जीवन की घटनाएं लिखी थीं, जो 1985 में आत्महत्या कर चुकी थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था कि वह एक गहरे राज को छिपाए हुए है, जिसे उसने अपने कमरे में कहीं छुपा दिया है। आयुष, राज, अनिल और सौरभ ने मिलकर उस डायरी के सुरागों को पढ़ना शुरू किया। डायरी में जगह जगह छिपे हुए संकेत दिए गए थे, जो उस छात्रा की मौत के पीछे के रहस्य को उजागर कर सकते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे पुराना कमरा 304 में वापस जाएंगे और उस रहस्य को खोजेंगे। आधी रात को वे चारों अपने पुराने कमरे में पहुंचे। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आयुष ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर कमरे को जांचा। तभी अचानक दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश दिखाई दिया, तुमने मेरी शांति भंग की है। तभी कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दरवाजा जोर से धड़का। राज ने दीवार की ओर इशारा किया और कहा, वह देखो। दीवार पर एक छाया बन रही थी, जो धीरे धीरे एक महिला की आकृति में बदल रही थी। वह वही छात्रा थी जिसकी आत्मा इस कमरे में बसती थी। उसने एक भयानक चीख मारी और कमरे में चारों तरफ हवा का जोरदार थपेड़ा मारने लगी। आयुष ने हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की। तुम्हें क्या चाहिए? छात्रा की आत्मा ने जवाब दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ। आत्मा ने एक इशारा किया और दीवार पर एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्से में कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं, जिनसे पता चला कि छात्रा की हत्या उसके ही कुछ सहपाठियों ने की थी, जो अब शहर के प्रतिष्ठित नागरिक बन चुके थे। आयुष और उसके दोस्तों ने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली आतंक अभी बाकी है। एक रात जब सभी अपने अपने नए कमरों में सो रहे थे, तभी अनिल को अपने बिस्तर के पास कुछ हरकत महसूस हुई। उसने उठकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और फिर से सोने की कोशिश की। तभी अचानक कमरे का बल्ब झपकने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अगले दिन अनिल ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब राज ने भी अपने कमरे में अजीब चीजें महसूस की, तो सब सतर्क हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद वह आत्मा अब भी उन्हें तंग कर रही है। एक रात सभी दोस्तों ने मिलकर आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने कमरे में एक सर्कल बनाया और आत्मा को बुलाने की कोशिश की। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। आयुष ने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहती हो? तभी एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी और आत्मा ने प्रकट होकर कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरा इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे हत्यारों के पीछे और भी बड़े राज छिपे हैं। तुम्हें अभी और खोज करनी होगी। आत्मा ने उन्हें कुछ और सुराग दिए और गायब हो गई। दोस्तों ने उन सुरागों का पीछा करते हुए कॉलेज की पुरानी फाइलों में जाना शुरू किया। उन्होंने पाया कि कॉलेज के इतिहास में कई छात्र छात्राओं की रहस्यमय मौतें हुई थीं, जिनका संबंध एक गुप्त समाज से था। इस गुप्त समाज का नाम शैडो क्लब था, जो कॉलेज में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। वे छात्र छात्राओं को अपनी खौफनाक रस्मों के लिए बलिदान करते थे। आयुष और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह समाज अभी भी सक्रिय है और उन्हें इसे रोकना होगा। आयुष और उसके दोस्तों ने शैडो क्लब का पर्दाफाश करने की योजना बनाई।
उन्होंने पुलिस को सूचित किया और सबूत जुटाने लगे, लेकिन शैडो क्लब के सदस्यों को उनके बारे में पता चल गया और वे अब आयुष और उसके दोस्तों के पीछे पड़ गए। एक रात आयुष के कमरे में अचानक आग लग गई। वह किसी तरह बच निकला, लेकिन उसे समझ आ गया कि शैडो क्लब उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। सौरभ को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, अगर तुमने हमारी गतिविधियों में दखलंदाजी की तो तुम सबकी मौत निश्चित है। आयुष और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। रात के अंधेरे में जब शैडो क्लब अपने खौफनाक रस्मों के लिए इकट्ठा हुआ तो पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। शैडो क्लब के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और कॉलेज के वातावरण में एक नई शांति छा गई। आयुष और उसके दोस्तों ने एक बार फिर से छात्रा की आत्मा से मुलाकात की। उसने धन्यवाद कहा और कहा, अब मैं सच में शांति में हूँ। तुमने न केवल मेरा बल्कि उन सभी आत्माओं का इंसाफ किया है जो इस खौफनाक समाज का शिकार बनी। आत्मा के चले जाने के बाद हॉस्टल में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन आयुष और उसके दोस्तों के दिलों में उस डरावनी रातों की यादें हमेशा के लिए रह गईं। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी हमें सुहानी ने भेजी है, तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। साल 2018 दिल्ली के बाहरी इलाके में एक नया और अत्याधुनिक मॉल खुला। इसका नाम ड्रीम मॉल रखा गया था। मॉल के मालिक आदित्य सिंह ने इसका निर्माण बड़े उत्साह और महत्वाकांक्षाओं के साथ किया था। उद्घाटन के दिन मॉल में भारी भीड़ थी और सभी लोग इसकी भव्यता से प्रभावित थे। मॉल में हर तरह की दुकानें थीं, ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्तरां और मनोरंजन के साधन। यह मॉल जल्दी ही शहर का प्रमुख आकर्षण बन गया। लेकिन मॉल के कर्मचारियों और कुछ ग्राहकों को यहाँ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। मॉल के सुरक्षा कर्मी सुरेश ने रात की ड्यूटी के दौरान अजीब चीजें महसूस की। एक रात जब वह अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहा था, उसने तीसरी मंजिल पर एक दुकान के अंदर हलचल सुनी। दुकान बंद थी और अंदर कोई नहीं होना चाहिए था। जब उसने खिड़की से अंदर झांका तो उसे लगा कि किसी की परछाई वहां हिल रही है। सुरेश ने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं। उसने अपने साथियों से भी इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन मॉल में एक बड़ी दुर्घटना हुई। एक कर्मचारी रोहित, जो तीसरी मंजिल पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता था, अचानक मॉल की छत से गिरकर मर गया। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना मानकर मामला बंद कर दिया, लेकिन सुरेश को कुछ संदेह हुआ। रोहित की मौत के कुछ दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी ने सुरेश से मुलाकात की। उसने बताया कि रोहित ने मरने से पहले कई बार उसे बताया था कि वह मॉल में कुछ अजीब चीजें देख रहा है। उसने यह भी बताया कि रोहित ने एक रात उसे फोन किया था और कहा था कि उसे लगता है कि मॉल में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। सुरेश ने साक्षी की बातों को गंभीरता से लिया और मॉल में होने वाली अजीब घटनाओं की जांच शुरू कर दी। उसने मॉल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और पाया कि कई रातों में कैमरे ने अजीब हरकतें कैद की थीं। उसने यह फुटेज साक्षी को भी दिखाया और दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। एक रात सुरेश और साक्षी ने मॉल की छानबीन करते हुए एक गुप्त दरवाजा खोजा। यह दरवाजा मॉल के तहखाने में था और सामान्य रूप से बंद रहता था। सुरेश ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने एक चाबी का गुच्छा निकाला और सभी चाबियों को ट्राई करना शुरू किया। आखिरकार एक चाबी से दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक लंबी और संकरी सुरंग थी। सुरेश और साक्षी ने टॉर्च जलाकर अंदर जाने का फैसला किया। सुरंग में चलते हुए उन्हें दीवारों पर अजीब चिन्ह और चित्र मिले।
कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी और जर्जर मेज रखी हुई थी। कमरे में रखी मेज पर कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। सुरेश और साक्षी ने देखा कि ये दस्तावेज मॉल के निर्माण से पहले की थीं। तस्वीरों में मॉल के पुराने मालिक रघुवीर सिंह और कुछ अन्य लोग थे। साक्षी ने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और पता चला कि रघुवीर सिंह ने मॉल के निर्माण के लिए इस जगह पर एक पुराने अनाथालय को गिराया था। यह अनाथालय उस समय की स्थानीय मान्यताओं और अंधविश्वासों के अनुसार एक शापित जगह मानी जाती थी। साक्षी और सुरेश ने महसूस किया कि मॉल में हो रही अजीब घटनाओं का संबंध इस शापित अनाथालय से है। उन्होंने और अधिक जानकारी जुटाने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय पुरानी कहानियों को पढ़ा और उन लोगों से बात की जो इस जगह के बारे में जानते थे। उन्हें पता चला कि उस अनाथालय में कई बच्चे और कर्मचारी रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। लोग मानते थे कि उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं और नए मॉल में भी परेशान कर रही हैं। साक्षी ने अपने एक दोस्त, जो एक मशहूर मानसिक विद्या विशेषज्ञ था, से मदद मांगी। उसका नाम आकाश था। आकाश ने मॉल में एक सत्र आयोजित करने का फैसला किया ताकि आत्माओं से संपर्क किया जा सके और यह पता चल सके कि वे क्या चाहती हैं। एक रात सुरेश, साक्षी और आकाश मॉल के तहखाने में उस कमरे में एकत्रित हुए। आकाश ने अपने उपकरण सेट किए और आत्माओं से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू की। थोड़ी देर बाद कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और आकाश ने महसूस किया कि आत्माएं उनके आसपास हैं। आकाश ने आत्माओं से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों तुम इस मॉल में परेशान कर रही हो? कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया और तभी एक डरावनी आवाज गूंज उठी, हमारा इंसाफ चाहिए, हमें यहाँ से मुक्त करो। आकाश ने सुरेश और साक्षी को बताया कि आत्माओं की मांग है कि उन्हें उचित सम्मान और न्याय मिले। उन्होंने यह भी बताया कि आत्माओं का क्रोध इस बात पर है कि उन्हें इस जगह से बेदखल कर दिया गया था और उनकी आत्माएं अब भी वहीं भटक रही हैं। सुरेश, साक्षी और आकाश ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मॉल के मालिक आदित्य सिंह से मिलकर सारी सच्चाई बताई। आदित्य पहले तो विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन जब सुरेश ने उसे सीसीटीवी फुटेज और तहखाने के कमरे के दस्तावेज दिखाए तो वह चौंक गया। आदित्य ने फैसला किया कि वह इन आत्माओं को शांति देने के लिए कुछ करेगा। आकाश ने सुझाव दिया कि आत्माओं की शांति के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाए। उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और उस जगह पर एक हवन और पूजा का आयोजन किया जहां अनाथालय था। अनुष्ठान के दौरान पंडित जी ने आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें मुक्ति देने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। अनुष्ठान के दौरान मॉल में एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी शांति और ठंडक छा गई। पंडित जी ने कहा कि आत्माओं को अब शांति मिल गई है और वे इस जगह को छोड़कर जा चुकी हैं। अनुष्ठान के बाद मॉल में अजीब घटनाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। सुरेश, साक्षी और आकाश ने चैन की सांस ली। आदित्य ने मॉल के एक हिस्से में उन बच्चों और कर्मचारियों की याद में एक स्मारक बनाने का फैसला किया जो उस अनाथालय में मारे गए थे। मॉल में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन सुरेश और साक्षी को अब भी कुछ अजीब महसूस होता था। एक रात जब सुरेश अपने घर में सो रहा था, उसने दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब वह वापस मुड़ा तो उसे लगा कि कोई परछाई उसके पीछे खड़ी है। अगले कुछ दिनों में सुरेश और साक्षी दोनों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। साक्षी के घर में अचानक बल्ब झपकने लगे और चीजें अपने आप हिलने लगी। सुरेश के घर में रात के समय दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। दोनों को महसूस हुआ कि आत्माएं अब भी उनके पीछे हैं।
साक्षी ने आकाश से संपर्क किया और उसे सारी घटनाएं बताईं। आकाश ने कहा, मुझे लगता है कि आत्माएं अभी भी अपनी पूरी शांति नहीं पा सकी हैं। हमें और गहराई में जाकर उनकी असली मांगों को समझना होगा। आकाश ने एक बार फिर से मॉल में एक सत्र आयोजित किया। इस बार उन्होंने और अधिक गहन ध्यान और मानसिक संवाद की विधियों का उपयोग किया। सुरेश और साक्षी भी वहां मौजूद थे। आकाश ने आत्माओं से संपर्क करते हुए पूछा, तुम अब भी क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या चाहिए? कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंज उठी, हमें अब भी न्याय नहीं मिला है। हमारे हत्यारे अभी भी आजाद हैं। आकाश ने सुरेश और साक्षी को बताया कि आत्माएं अब भी अपने हत्यारों का इंसाफ चाहती हैं। उन्होंने पुराने दस्तावेजों और इतिहास को खंगालने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि अनाथालय में कई बच्चे और कर्मचारी रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे और इसके पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ था। सुरेश, साक्षी और आकाश ने उन प्रभावशाली लोगों की पहचान की जो अब भी जीवित थे और समाज में प्रतिष्ठित स्थान रखते थे। उन्होंने इन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और उनके खिलाफ सबूत जुटाने लगे। जैसे जैसे वे अपने मिशन में आगे बढ़ते गए, आत्माओं का प्रकोप भी बढ़ता गया। एक रात सुरेश को अपने घर में तेज चीखें सुनाई दीं और उसकी दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभर आए। साक्षी को रात के समय बिस्तर से खींचकर गिरा दिया गया और उसके कमरे की सभी चीजें उल्टी सीधी हो गईं। आकाश ने सुरेश और साक्षी को चेतावनी दी कि आत्माओं का क्रोध बढ़ता जा रहा है और अगर जल्द ही उनके हत्यारों को सजा नहीं मिली तो वे और भी भयानक घटनाओं का सामना कर सकते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा कर पुलिस के पास जाने का निर्णय लिया। आखिरकार सुरेश और साक्षी ने उन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए। उन्होंने पुलिस को सारी जानकारी दी और पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। लेकिन ये लोग इतने प्रभावशाली थे कि वे पुलिस और मीडिया पर दबाव डालने लगे। एक रात जब सुरेश और साक्षी अपने घर में थे, उन्हें महसूस हुआ कि आत्माएं बहुत गुस्से में हैं। कमरे में अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे और दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभर आए। सुरेश और साक्षी ने देखा कि आत्माओं की परछाई उनके चारों ओर घूम रही हैं। अगले दिन पुलिस ने उन प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। सभी सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। आकाश ने मॉल में एक अंतिम अनुष्ठान आयोजित किया। इस बार आत्माएं शांति से वहां प्रकट हुई और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अब हमें न्याय मिल गया है, हम अब शांति में जा सकते हैं। आत्माओं के चले जाने के बाद मॉल में सभी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। सुरेश, साक्षी और आकाश ने चैन की सांस ली। आदित्य ने मॉल के एक हिस्से में उन बच्चों और कर्मचारियों की याद में एक स्मारक बनवाया जो अनाथालय में मारे गए थे। सुरेश और साक्षी ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी हमें अतीत के रहस्यों और आत्माओं को शांति देने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आकाश ने भी अपनी मानसिक विद्या की क्षमताओं का उपयोग करके लोगों की मदद करने का फैसला किया। दोस्तों, आज की तीसरी कहानी हमें रविंद्रेजा जी ने भेजी है, तो इनकी कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यह गांव हरियाली और शांति से भरपूर था और यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में एक पुराना और बड़ा घर था जहाँ वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। वीरेंद्र सिंह को सब दादाजी कहते थे। वह गांव के सबसे सम्मानीय और प्रिय व्यक्ति थे। दादाजी का अचानक निधन हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वीरेंद्र सिंह का परिवार गहरे दुख में था।
उनका पोता आयुष दादाजी के सबसे करीब था। दादाजी के निधन के बाद आयुष को घर बहुत सूना लगने लगा। दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आयुष को रात में दादाजी की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने अपने परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। एक रात आयुष अपने कमरे में सो रहा था जब उसने दरवाजे पर हल्की सी खटखट की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला तो उसे लगा कि उसने दादाजी की परछाई देखी है। वह डर गया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन वे भी उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। आयुष ने तय किया कि वह खुद ही इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने पुरानी किताबें और दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसे दादाजी के कुछ पुराने खत मिले, जिनमें उनकी कुछ चिंताएं और समस्याएं लिखी थीं। आयुष ने महसूस किया कि दादाजी की आत्मा शायद किसी अधूरे काम या समस्या की वजह से भटक रही है। जैसे जैसे आयुष ने जांच शुरू की, घर में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब आयुष अपनी मां सीमा और पिताजी रमेश के साथ बैठा था, तो अचानक लाइट बंद हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। सब डर गए और कमरे में कुछ हलचल महसूस की। आयुष ने अपने पुराने दोस्त आकाश को बुलाया, जो कि मानसिक विद्या में माहिर था। आकाश ने घर का निरीक्षण किया और महसूस किया कि दादाजी की आत्मा अब भी वहां मौजूद है। उसने आयुष और उसके परिवार को बताया कि हमें दादाजी की आत्मा से संपर्क करना होगा और उनकी समस्या का समाधान करना होगा। आकाश ने एक रात आत्मा से संपर्क करने के लिए एक सत्र आयोजित किया। आयुष, उसकी मां और पिताजी भी वहां मौजूद थे। आकाश ने आत्मा से पूछा, वीरेंद्र सिंह जी, आप क्यों भटक रहे हैं? हमें बताएं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी आवाज गूंजी, मेरा एक राज है जिसे मैंने किसी को नहीं बताया। जब तक वह राज सामने नहीं आएगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। आत्मा की बात सुनकर आयुष और आकाश ने उस राज को खोजने का निर्णय लिया। उन्होंने दादाजी के कमरे और उनके पुराने दस्तावेजों को खंगाला। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें दादाजी ने अपनी जिंदगी के कुछ अनकहे पहलुओं को लिखा था। डायरी में लिखा था कि दादाजी ने अपने युवा दिनों में एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त हरिहर के साथ धोखा किया था। हरिहर ने दादाजी के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन दादाजी ने लालच में आकर उसकी संपत्ति हड़प ली थी। दादाजी की आत्मा ने कहा, मैं अपने इस पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे हरिहर के परिवार से माफी मांगनी होगी और उनकी संपत्ति लौटानी होगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। आयुष और आकाश ने हरिहर के परिवार को खोजने का निर्णय लिया। उन्हें पता चला कि हरिहर का परिवार अभी भी उसी गांव में रहता है, लेकिन वे बहुत गरीब हैं। आयुष ने हरिहर के पोते अनिल से संपर्क किया और उसे सारी सच्चाई बताई। आयुष और आकाश ने दादाजी की संपत्ति का एक हिस्सा हरिहर के परिवार को लौटाने का फैसला किया। उन्होंने अनिल और उसके परिवार को माफी मांगी और संपत्ति सौंप दी। अनिल ने इसे स्वीकार किया और कहा, हम दादाजी की आत्मा को शांति से जाने देंगे। आकाश ने एक अंतिम अनुष्ठान आयोजित किया। इस बार पूरे गांव को इस अनुष्ठान में बुलाया गया। पंडित जी ने दादाजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और विशेष मंत्रों का जाप किया। अनुष्ठान के दौरान आयुष और आकाश ने महसूस किया कि दादाजी की आत्मा अब शांति में है। पंडित जी ने कहा, अब वीरेंद्र सिंह जी की आत्मा को मुक्ति मिल गई है, वे अब शांति में हैं। अनुष्ठान के बाद आयुष के घर में सब कुछ सामान्य हो गया। आयुष, उसकी मां और पिताजी ने चैन की सांस ली।
वे जानते थे कि दादाजी की आत्मा अब शांति में है और वे अपने अधूरे काम को पूरा करने के बाद मुक्ति पा चुके हैं। कुछ समय बीतने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन आयुष को अब भी अजीब सपने आते थे। एक रात उसने सपना देखा कि दादाजी फिर से उसके सामने खड़े हैं, पर इस बार उनका चेहरा बेहद डरावना और विकृत था। उन्होंने आयुष से कहा, अभी भी कुछ बाकी है। आयुष ने इस सपने को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लाइट्स अपने आप बंद और चालू होने लगीं, और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। एक रात जब आयुष अपने कमरे में सो रहा था, उसने अचानक ठंड महसूस की। उसने देखा कि उसकी खिड़की अपने आप खुल गई थी और एक धुंधली परछाई अंदर आ रही थी। आयुष ने आकाश को बुलाया और उसे सारी घटनाएं बताईं। आकाश ने महसूस किया कि दादाजी की आत्मा अभी भी पूर्ण शांति में नहीं है। उन्होंने फिर से एक सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया। इस बार आकाश ने कुछ विशेष मंत्रों और विधियों का प्रयोग किया। सत्र के दौरान दादाजी की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर कहा, मेरा एक और राज है, मुझे और समय चाहिए। इस बार आत्मा बहुत अधिक गुस्से में थी। कमरे में चीजें खुद ब खुद उड़ने लगीं और एक भयानक चीख गूंज उठी। आयुष और आकाश दोनों डर गए। आकाश ने आत्मा से पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। आत्मा ने जवाब दिया, मेरे मरने से पहले एक और पाप था जो मैंने किसी को नहीं बताया, मुझे उसका प्रायश्चित करना होगा। आयुष और आकाश ने दादाजी की बाकी जिंदगी के दस्तावेजों और यादों को खंगालना शुरू किया। उन्होंने पाया कि दादाजी ने अपनी जवानी में एक महिला सविता के साथ बुरा बर्ताव किया था। सविता की आत्मा भी अब भटक रही थी और दादाजी की आत्मा को चैन नहीं लेने दे रही थी। आकाश ने आयुष को बताया कि हमें सविता की आत्मा से भी संपर्क करना होगा। उन्होंने एक और सत्र आयोजित किया और सविता की आत्मा को बुलाया। सविता की आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने मेरे साथ जो किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। सत्र के दौरान दादाजी और सविता की आत्माएं एक दूसरे से भिड़ गईं। घर में भयानक शोर और हलचल मच गई। चीजें टूटने लगीं और दीवारों पर खून के निशान और भी बढ़ गए। आयुष और आकाश ने महसूस किया कि उन्हें तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो यह संघर्ष और भी भयानक हो जाएगा। आकाश ने सविता की आत्मा से माफी मांगी और दादाजी की आत्मा को भी प्रायश्चित करने का मौका दिया। उन्होंने कहा, वीरेंद्र सिंह जी, अगर आप सविता की आत्मा से माफी मांगते हैं तो आपको शांति मिलेगी। दादाजी की आत्मा ने सविता की आत्मा से माफी मांगी और कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ कर दो ताकि मैं शांति पा सकूं। सविता की आत्मा ने माफी स्वीकार की और कहा, अब मैं भी शांति में जा सकती हूँ। सविता और दादाजी की आत्माएं अब शांति में चली गईं। घर में सब कुछ सामान्य हो गया और अजीब घटनाएं बंद हो गईं। आयुष और उसका परिवार चैन की सांस ले सके। उन्होंने दादाजी और सविता की आत्माओं के लिए प्रार्थना की और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है ताकि हम और हमारे प्रियजन शांति पा सकें। आयुष, आकाश और उनके परिवार ने सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष किया और आखिरकार विजय प्राप्त की। उन्होंने दिखाया कि सही नियत और साहस के साथ हम किसी भी आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हॉरर कहानियां जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटनाओं वाली हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।